धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। एनपीएस के हर कोने कतरे की बात, एनपीएस की पहेली के ऐसे टुकड़े जिन पर आपका ध्यान ना गया हो। कुछ हफ्ते पहले म्यूचुअल फंड टैक्सेशन पर एक कॉलम में मैंने उल्लेख किया था कि एनपीएस टीयर 2 को कम लागत वाले म्यूचुअल फंड की तरह माना जा सकता है। हालांकि मैंने जो लिखा वो सटीक नहीं था। भले ही आप म्यूचुअल फंड की तरह ही टीयर 2 फंड से निवेश और रिडीम कर सकते हैं, लेकिन उन पर म्यूचुअल फंड की तरह टैक्स नहीं लगता है। टीयर 2 का टैक्स कोड में कोई विशेष उल्लेख नहीं है, इसलिए डिफॉल्ट के तौर पर वे अन्य स्रोतों से आय की सामान्य श्रेणी में आते हैं। इसे उस वर्ष आपकी आय में जोड़ा जाता है जिस वर्ष इसे प्राप्त किया जाता है, और इसलिए आप पर लागू दर के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। इस तरह से आपके पास म्यूचुअल फंड में मौजूद टैक्स का फायदा नहीं है। बेशक ये ब्याज की आय जितना बुरा नहीं है जिस पर आपको इसे मिलते ही टैक्स लगाया जाता है। टीयर 2 में जब तक आप इसे भुना नहीं लेते तब तक पैसा जमा होता रहता है। इस तरह से ये फायदे को बढ़ाने में भूमिका निभाता है। इसमें एक पेंच है। एनपीएस के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये टीयर 2 से टीयर 1 में एक तरफा स्विच हो सकता है। इस तरह रिटायरमेंट के समय, यानी जब भी आप 70 साल की उम्र तक एनपीएस से बाहर निकलते हैं, टीयर 2 में जमा धन को रिटायरमेंट के बाद एनपीएस से बाहर निकलने के समान ही माना जा सकता है। इसका मतलब है कि निकाली गई राशि का 60% टैक्स फ्री है। इसलिए अगर आप एनपीएस कॉर्पस का 60% एक साथ निकाली गई रकम के लिए और बाकी 40% एन्युटी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस समय कोई टैक्स नहीं देना होगा। केवल बाद के सालों में आपको मिलने वाली एन्युटी की आमदनी ही आपके स्लैब रेट पर टैक्स के अधीन होगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए टीयर 2 3 साल के लॉक इन के साथ स्वीकार्य 80C टैक्स सेविंग विकल्पों में से एक के तौर पर उपलब्ध है। हालांकि यह देखना मुश्किल है कि कोई इसका इस्तेमाल करेगा या नहीं। इसका मतलब यह है कि टीयर 2 को म्यूचुअल फंड का विकल्प मानने के बजाय आपकी पेंशन के लिए एक अतिरिक्त योगदान माना जाता है। आप इसे जमा कर सकते हैं और अंततः इसका इस्तेमाल अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि अब तक कितने लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन एसेट क्लास का डिजाइन इस तरीके से उपयोग के लिए सबसे सही है। या अगर आपको किसी समय पैसे की जरूरत है तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं। बेशक निकाली गई रकम पर रिटर्न इनकम होगी, लेकिन कम से कम पूरी लिक्विडिटी उपलब्ध रहेगी, चाहे आप पैसे किसी भी काम के लिए चाहते हो। जैसा कि ज्यादातर एनपीएस सदस्य जानते हैं या उन्हें पता होना चाहिए कि टीयर 1 का पैसा पूरी तरह से लिक्विड नहीं होता है और निकालने के लिए भी उपलब्ध होता है, लेकिन केवल आंशिक रूप से और कुछ खास उद्देश्यों के लिए। अगर आपको अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए या उनकी शादी के खर्चों के लिए धन की जरूरत है तो आप आंशिक रूप से पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर खरीदने या आवासीय संपत्ति बनाने की योजना बनाते हैं तो आप अपने एनपीएस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सहूलियत के तहत स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियां भी शामिल हैं, जो लिस्ट में दी गई बीमारियों के इलाज के लिए पैसे निकालने की अनुमति देती है। ऐसे मामलों में जहां खाता धारक 75% से ज्यादा विकलांग हो जाए तब भी आंशिक निकासी की अनुमति है। ये वही स्थितियां हैं जिनमें कोई पैसा निकालने की उम्मीद कर सकता है। हालांकि 2 और परिस्थितियां हैं जिनमें पैसा निकालने की अनुमति है और जो पैटर्न के मुताबिक नहीं है। एक है कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट, दोबारा कौशल सीखना या खुद के विकास के लिए की जाने वाली गतिविधियां, और दूसरी है स्वयं का उद्यम या कोई स्टार्टअप स्थापित करना। फिर से कहूंगा, मुझे नहीं पता कि कोई इन प्रावधानों का इस्तेमाल करता है या नहीं, लेकिन उनका अस्तित्व दिलचस्प और काम का है। इस कहानी का अंतिम नैतिक सबक मेरे लिए भी यह है
कि नेशनल पेंशन स्कीम अब एक बड़ी और जटिल प्रणाली बन गई है, जिसमें कई ऐसे कोने और खामियां हैं जिनसे बहुत कम लोग परिचित हैं। मुझे लगता है कि ऐसी अधिकांश प्रणालियों का यही हश्र होता है और इनमें से कोई भी लगभग सभी के लिए उनकी बुनियादी उपयोगिता को कम नहीं करता है।